हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुंडली कैसे देखें में। आज एक नए अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हम ये मालूम करेंगे कि कुंडली में ग्रहों की शक्ति को किस तरीके से आंका जाता है। आपकी कुंडली में आपके ग्रह कितने पावरफुल और कितने शक्ति के साथ बैठे हैं, उनका कितना ज्यादा प्रभाव आपकी जीवन पर होगा, ये हम पता करेंगे। तो कुंडली में ग्रहों के जो पावर है, जिनकी जो शक्ति है, उनको देखने के, उनको नापने के 4 पैमाने हैं। सबसे पहला ग्रहों की डिग्री। आप अपनी कुंडली को खोल करके देखें, किसी भी ऐप में आप अगर डेट, टाइम और प्लेस डालेंगे तो उसमें जो चार्ट बन के आएगा उसके साथ ग्रहों की डिग्री दी गई होगी। उससे आप पता कर सकते हैं कि कुंडली में ग्रह कितने मजबूत अवस्था में है। ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि वो कितनी डिग्री पर ग्रह कितनी मजबूती के साथ होता है। दूसरी जो अवस्था है वो है ग्रहों के उच्च और नीच अवस्था। ग्रह किसी खास राशि में उच्च के होते हैं और किसी खास राशि में नीच के। अगर ग्रह उच्च का है तो वो उतना शक्तिशाली है, और अगर नीच अवस्था में है तो मतलब वो कमजोर अवस्था में बैठा है। तीसरा, ग्रहों की प्लेसमेंट। ग्रह अगर मित्र राशि में बैठे हैं तो मजबूत अवस्था में होंगे, और अगर शत्रु राशि में बैठे हैं तो वो ऑफकोर्स निगेटिव अवस्था में होंगे। ग्रहों की मित्रता मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं, वो आप पिछले मेरे रिलेशन को खोल करके देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। चौथा जो पैमाना है वो सूर्य से अस्त अवस्था। मतलब अगर कोई ग्रह कुंडली में सूर्य के काफी करीब आ जाता है डिग्री वाइज, तो वो सूर्य की शक्ति से अस्त हो जाता है। और अस्त होने का अर्थात ये मतलब है कि वो अपनी शक्ति खो देता है और ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ग्रहों की डिग्री को लेकर के। ये देखिए, ग्रहों की डिग्री सम राशि में, सम राशि अर्थात 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, मतलब वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये सारी सम राशियां हैं। और इसी तरह विषम राशियां देखिए क्या होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, मतलब मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये सारी विषम राशियां हैं। और कोई भी राशि जो होती है टोटल मिलाकर के 30 डिग्री की होती है, और कोई भी भाव जो होता है 30 डिग्री का होता है। ये मैं आपको अपने पहले एपिसोड में बता चुका हूं। और उन 30 डिग्री में ही ग्रह कहीं पर विराजमान होते हैं, स्थित होते हैं। उससे आपको ग्रहों की डिग्री का मालूम पड़ता है। तो अगर उदाहरण के तौर पर अगर समराशि, सपोज वृष राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है जिसकी डिग्री 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो मृत अवस्था में बैठा है। मतलब मृत सबसे कमजोर अवस्था होती है किसी भी ग्रह की, मतलब उसमें शक्ति बहुत ही कम होती है। अगर वही ग्रह समराशि में 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में बैठा है तो वो वृद्ध अवस्था है, मतलब प्रौढ़ अवस्था है। मतलब ये मृत अवस्था से बेहतर है, परंतु ये भी ग्रह जो है वो अपना 50% असर ही आपकी जीवन पे दे पाएगा। तीसरा देखिए, ये अगर कुंडली में 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में सम राशि में बैठा है तो वो युवा अवस्था का ग्रह है, ठीक है। और अगर जो ग्रह युवा अवस्था में बैठा होता है वो बहुत ही मजबूत माना जाता है। अगली जो अवस्था है वो है कुमार अवस्था। मतलब अगर सम राशि में ग्रह 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में बैठे हैं तो वो कुमार अवस्था है, और उनका प्रभाव भी 50% आएगा। और सम राशि में अगर ग्रह 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बैठे हैं तो बाल्य अवस्था है। मतलब ये जो बाल्य अवस्था है ये मृत अवस्था से ज्यादा बेहतर है। मृत अवस्था में कुंडली का जो प्रभाव है और ग्रह का जो प्रभाव है बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन बाल्य अवस्था मृत अवस्था से बेहतर है। अब दूसरी ओर विषम राशि में ठीक उसका उल्टा होता है। ये आप देख सकते हैं, अगर 0 से 6 डिग्री के बीच में विषम राशि में कोई ग्रह बैठा है तो उसको बाल्य अवस्था का माना जाएगा। और उसी तरह 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में कुमार अवस्था, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था, 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में वृद्ध अवस्था, और 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मृत अवस्था। 30% इसका प्रभाव जीवन में हमें मिलेगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मेरी कुंडली में फलाना ग्रह बहुत मजबूत है, मतलब बहुत पावरफुल है, तो जीवन में बड़ा अच्छा प्रभाव करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव वो ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में कारक है कि नहीं। यहाँ बस हम ग्रहों की शक्ति, उनके पावर को बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अकारक हो, मतलब निगेटिव हो, लेकिन उसकी शक्ति बहुत मजबूत है, तो फिर वो उतनी ही शक्ति से निगेटिव प्रभाव आपके जीवन में डालेगा। इसलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई कुंडली में ग्रह उच्च का है तो इतना खुश नहीं हो जाना है कि भाई ये तो उच्च का है मेरी कुंडली में, तो ये बहुत अच्छा है मेरी कुंडली में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो उच्च का है, बहुत पावरफुल है, और आपकी कुंडली में उतना ही उच्चता से वो निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ग्रहों की उच्च और नीच अवस्था। इसको थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। आइए,
तो ये चार्ट मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा है, ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि। तो सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और अगर वो 10 डिग्री के आसपास है तो वो उसकी परमोच्च अवस्था होगी। और ठीक इससे 7वीं राशि, मतलब मेष किससे अगर आप गिनेंगे तो 7वीं राशि तुला आएगी और तुला में 10 डिग्री के आसपास वो परम नीच का होता है। ठीक है। और सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह राशि है, जो कि 1 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होती है। तो मूल त्रिकोण राशि में स्थित ग्रह भी काफी मजबूत और अच्छी अवस्था में माना जाता है। तो ये 3 पैमाने हैं, उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि। ये तीनों, ये भी ग्रहों की अवस्था और उसकी शक्ति को देखने के लिए। दूसरा जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है 3 डिग्री के आसपास और वृश्चिक में नीच का होता है। और वृष राशि में ही 4 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। राहु, जिसे ड्रैगन हेड इंग्लिश में कहते हैं, ये वृष राशि और मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु और वृश्चिक इसमें नीच का माना जाता है। और मूल त्रिकोण राशि जो है वो 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में है। इसमें भी वो काफी मजबूत होता है। गुरु, जुपिटर, ये कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। और धनु राशि जो है इसकी खुद की राशि, ये मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें वो 1 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में काफी मजबूत अवस्था में होता है। अगला ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। ये कन्या राशि, मतलब इसकी खुद की राशि है कन्या, जिसमें ये 15 डिग्री के आसपास उच्च का होता है। और मीन राशि, इसमें ये नीच का होता है 15 डिग्री। और कन्या राशि में ही ये 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में इसकी मूल त्रिकोण अवस्था भी है। शनि, सैटर्न, शनि जो है वो तुला राशि में 20 डिग्री के आसपास उच्च का होता है और ठीक उससे 7वीं राशि, मतलब मेष राशि में ये नीच का होता है। और कुंभ राशि जो है इसकी मूल त्रिकोण राशि है 1 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, जिसमें ये भी काफी मजबूत अवस्था में होता है। केतु, अगला ग्रह है जिसे ड्रैगन टेल इंग्लिश में कहते हैं। ये वृश्चिक और धनु इसमें उच्च का होता है, काफी मजबूत और ताकतवर स्थिति में है इसकी। और जो नीच है अवस्था है वृष और मिथुन, ये इसकी नीच अवस्था है। और मकर राशि में 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में ये मूल त्रिकोण का होता है। अगला ग्रह है मंगल। मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। और मेष इसकी मूल त्रिकोण राशि है और इसकी खुद की राशि भी है मेष, वो इसमें 1 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण का होता है। शुक्र ग्रह, वीनस, शुक्र जो है वो मीन राशि में 27 डिग्री के आसपास उच्च का होता है और कन्या राशि में 27 डिग्री के आसपास ये नीच का होता है। और तुला जो है इसकी खुद की राशि है, इसमें ये मूल त्रिकोण का 1 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है। ये 2 पॉइंट मैंने आपके लिए लिख कर रखा है, इसे आप नोट जरूर कर लें कि ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं ठीक उससे 7वीं राशि पर नीच के होते हैं। आप किसी भी ग्रह को देखें, जैसे शनि 7वें जो राशि है तुला, इसमें उच्च का है और ठीक इसे 7वें से आप गिनेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ठीक उससे 7वीं राशि जो है वो मेष है, इसमें ये नीच का है। उसी तरह आप देखें वृश्च में चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच होता है, ठीक उसी 7वीं राशि। और हाँ, एक पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की अवस्था उच्च या नीच या डिग्री यह नहीं बताती है कि ग्रह कुंडली में अच्छा प्रभाव डालेगा या बुरा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बात को कभी भी ध्यान में नहीं रखना है कि हमारी कुंडली में फलाना ग्रह काफी मजबूत है, काफी उच्च अवस्था में बैठा है, मतलब वो अच्छा इफेक्ट डालेगा। वो अच्छा डालेगा या बुरा डालेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से ग्रह आपकी लगन में कारक होते हैं और कौन से अकारक होते हैं। वो मैं आपके आगे के एपिसोड्स में सिखाऊंगा। तो इसके बाद सूर्य से जो अस्त अवस्था है, चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको सूर्य से अस्त अवस्था जो है ग्रहों की वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। सो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरी एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।